दोस्तों 4 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है और इसलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल भूगोल का क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूं। ये दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में वस्तुनिष्ठ आपको बता दिए थे। पहली पुस्तक से 5 अध्याय आने हैं, दूसरी पुस्तक से हमारे 2 अध्याय रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपका 5 नंबर का विश्व का मानचित्र, 5 नंबर का भारत का मानचित्र, ये तो आपका 10 नंबर का अलग से मानचित्र आना ही है। ओके, तो इसको पार्ट 3 में मैंने आपको कहा है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। ये आपका लास्ट पार्ट है जिसमें दोस्तों हम आपके पहली पुस्तक का 5वां अध्याय और आपकी दूसरी पुस्तक के 2 अध्याय रह गए हैं, यानी टोटल 3 अध्याय के जो आपके रह गए थे उनके इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो अध्याय 5 आ जाता है द्वितीयक क्रियाएं। देख लेते इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन, विनिर्माण से क्या आशय है, कोई दो उदाहरण आपको लिखना है। यांत्रिकरण से क्या तात्पर्य है, कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं लिखिए, कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। चलिए इस क्रम से सॉल्यूशन हम देखते चलेंगे। तो विनिर्माण से क्या आशय है, कोई 2 उदाहरण भी आपको देना है। तो आपके है विनिर्माण से आशय कच्चे माल को अर्धनिर्मित वस्तुओं को मशीनों या श्रम के उपयोग से तैयार उत्पादकों में बदलने की प्रक्रिया है। उदाहरण जैसे कपड़ा से कपास, गन्ने से चीनी बनाना। यांत्रिकरण से क्या है, तो यांत्रिकरण के बारे में दिया है कि उत्पादन प्रक्रिया मानव श्रम के स्थान पर मशीनों उपकरणों का उपयोग करना जिससे अधिक कुशलता और गति से हो सके, वो आपका कहलाता है यांत्रिकरण। कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं दी हैं। पहली विशेषता है कि ये उद्योग मुख्य पारिवारिक श्रम पर निर्भर है, इसमें पारंपरिक उत्पादन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग में क्या हो जाएगा, कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के 2 महत्व आपको बताने हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़ी पैमाने के उद्योग। तो आधुनिक, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है तो मैं हमेशा कहता हूँ 2 लाइन के आंसर देना है, तो किस प्रकार से देना पड़ता है वो आपको मैंने बता रहा हूँ। तो जिससे कम समय रह गया है तो ओके, इसलिए आप हर क्वेश्चन को पढ़ सकें। आधुनिक निर्माण की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आधुनिक निर्माण की आपकी क्या है, 2 विशेषताएं दी हुई है। पहला, आधुनिक निर्माण में उच्च तकनीकी उन्नत मशीनों का उपयोग होता है, इसमें उत्पादन की गति और दक्षता में विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखना है कोई 2, तो लौह इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग आपके खनिज आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट, कृषि व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो कृषि व्यापार से तात्पर्य उत्पादकों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण से संबंधित सभी व्यवसायिक गतिविधियों से। भोजन प्रसंस्करण से क्या आशय है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि भोजन प्रसंस्करण से आशय कच्चे खाद्य पदार्थों को विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पकाना, सुखाना, डिब्बाबंदी आदि के माध्यम से उपभोग के लिए तैयार या अर्ध तैयार खाद्य उत्पादों में बदलते हैं। कृषि कारखाने से क्या अभिप्राय है, कृषि कारखाने से अभिप्राय हमारा क्या है, कृषि कारखाने से अभिप्राय बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों से है जो आधुनिक तकनीकों, मशीनों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके कृषि उत्पादों का उत्पादन करते हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार से पूछा जा रहा है तो उसे दिया हुआ है। श्रम आपूर्ति उद्योगों की स्थापना कैसे प्रभावित करती है, श्रम आपूर्ति उद्योगों की स्थापना को कैसे प्रभावित करती है, तो उसके बारे में दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट तो आपको सभी लेकर रखना है। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे ओके उससे 1-2 घंटे पहले फास्ट आपके सभी अध्यायों को एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिएगा। आगे नेक्स्ट हमारे 14-15 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, छोटे पैमानों के उद्योगों की 2 विशेषताएं लिखनी है। पहली विशेषता है कि ये उद्योग कम पूंजी में निवेश के साथ शुरू होते हैं और दूसरा इसमें अधिक श्रम का उपयोग होता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर बताना है, तो आपका दिया हुआ है अंतर इन पॉइंटों के माध्यम से बता। आप चाहें तो सिर्फ तालिका के रूप में लिख सकते हैं, थ्योरी में लिख सकते हैं। श्रम का प्रयोग में, श्रम के प्रयोग के आधार पर हम देखें तो लघु उद्योग बाहरी श्रम को नियोजित करते हैं, जबकि कुटीर उद्योग मुख्य रूप से पारिवारिक श्रम पर निर्भर रहते हैं। मतलब लघु उद्योग जब स्टार्ट होता है तो घर के लोग लगे रहते हैं, संग साथ ही बाहरी हमें श्रमिकों को लाना पड़ता है, जबकि कुटीर उद्योग में पारिवारिक लोग ही काम करते हैं। तकनीकी किस प्रकार से, लघु उद्योगों में आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का प्रयोग होता है, मतलब पारंपरिक तकनीक भी और आधुनिक तकनीक दोनों का प्रयोग होता है, जबकि कुटीर उद्योग में हमेशा पारंपरिक उत्पाद तकनीकों पर निर्भर रहते हैं। तो ये 2 अंतर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो हमारा 5वां अध्याय था, इसके सभी जो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने थे, टोटल हमारे 15 क्वेश्चन दिए थे। सभी क्वेश्चन के मैंने आपको क्रम से सॉल्यूशन तैयार करा दिए है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हमारी जो दूसरी पुस्तक के 2 अध्याय हैं उनके और हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दूसरी पुस्तक का हमारा पहला अध्याय है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। अति लघु 3 प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। पहला हमारा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। 1921 को
महान विभाजन वर्ष क्यों कहा जाता है? जनसंख्या संगठन के से आप क्या समझते हैं? तीनों क्वेश्चन के पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आपका दिया हुआ है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को कहते हैं। 1921 को महान विभाजन वर्ष क्यों कहा जाता है? 1921 को महान विभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई, जबकि इससे पहले जनसंख्या वृद्धि दर धीमी थी, अनियमित थी, लेकिन कुछ फिर इसके बाद 1921 के बाद लगातार वृद्धि हुई जनसंख्या में। ऐसे जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको देखिए 4 क्वेश्चन पूरे एक साथ उनका सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? 2011 में भारत के सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। सीमांत समय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 क्या है? भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए बनाई गई नीति के उद्देश्य लिखिए। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं। तो भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? तो उसका सॉल्यूशन आपका दिया है कि भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इन 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या वितरण असमान क्यों है। फिर 2011 में भारत के सबसे अधिक और कम घनत्व वाले दो राज्य बताने, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले राज्य थे वो बिहार था, पश्चिम बंगाल था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। फिर सीमांत समय किसे कहते हैं? तो ये आपका सीमांत समय दिया है कि जो वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम अवधि के लिए काम करते हैं या पूर्णकालीन श्रमिकों से भिन्न है जो 183 दिन या उससे अधिक काम करते हैं। ओके, तो ये आपको मेन तो आपका यही लाइन का है कि सीमांत समय होते हैं जो 100 वर्ष में 183 दिन या 6 महीने कम अवधि के लिए काम करते हैं, तो सीमांत समय में आएगा। राष्ट्रीय युवा नीति क्या है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। और सब दो नंबर के आपके क्वेश्चन आती लघु उत्तरीय, उसी हिसाब से इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए बनाई गई नीति के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। एक क्रम से यहाँ नीति दी हुई है। ओके, पॉइंट नहीं दिया तो मैं पॉइंट में दे देता हूँ इसको। देखिए अब ये हो गया 5 पॉइंट में बता दिए गए कि युवाओं के उद्योगों प्रशासनिक कौशल प्रदान करना ताकि उन्हें रोजगार अवसर मिले, उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा नए अवसरों की स्थापना कर प्रोत्साहित करना, कौशल विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता, प्रशासनिकता में सुधार करना, ये सब आपके पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि आपकी दी हुई है कि जब किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान जन्म दर और आप्रवास की तुलना में मृत्यु दर और उत्प्रवास अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल जनसंख्या में कमी आती है। ये हमारी है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। कंप्लीट हो जाता है, तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय वाले हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय 3 नंबर वाले प्रश्न। 4 क्वेश्चन दिए हैं, क्रम से देख लेते। कायिक घनत्व तथा कृषि घनत्व किसे कहते हैं? फिर भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों को सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं इनका। तो कायिक घनत्व तथा कृषि घनत्व दोनों चीज आपसे यहाँ पूछी जाएगी। कायिक घनत्व क्या है, कृषि घनत्व क्या है? तो कायिक घनत्व के बारे में दिया हुआ है, उसकी परिभाषा और उसका सूत्र। फिर आपका कृषि घनत्व के बारे में दिया है, तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? तो इसके कारण बताया गया, कई कारण, जैसे आर्थिक संरचना, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तीसरा दोस्तों आपका कौशल और शिक्षा और कौशल स्तर, चौथा पॉइंट है आपका रोजगार के अवसर। जब भी सॉल्यूशन याद करें कोई भी क्वेश्चन का, तो हेडिंग मेन आप याद होगी, फिर उसके बारे में आपको मतलब माइंड में आपको आ जाता है, तो फिर उसके बारे में आसानी से आप लिख सकेंगे। पॉइंट बस आपकी आ जानी चाहिए, हेडिंग आपको याद आ जाती है, उसके बारे में आसानी से लिख पाएंगे। तो पढ़ एक बार सब लेना है और हेडिंग अच्छे से याद रहना चाहिए। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों की सर्वाधिक अंश संलग्न है, इसको स्पष्ट करना है। तो आपका दिया है ऐतिहासिक निर्भरता, रोजगार सृजन, तीसरा वैकल्पिक रोजगार में कमी, चौथा है छिपी हुई बेरोजगारी। 3 पॉइंटों के आधार पर समझाया जा रहा है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों की सर्वाधिक अंश संलग्न है, यानी बहुत लोग सर्वाधिक लोग कृषि सेक्टर में है कि खेती करते हैं, तो इसकी बात को आपको स्पष्ट करना है। तो आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका बतानी है। तो ये जलवायु की भूमिका आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है, जलवायु की भूमिका दी हुई है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके लघु उत्तरीय वाले प्रश्नोत्तर। 4 ही क्वेश्चन है लघु उत्तरीय वाले, तो हमने देख लिए हैं। फिर आ जाते दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्नोत्तर। इससे पहला है हमारा, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तीसरा, भारत
के किन राज्यों का विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चारों प्रवस्थाओं की विशेषताओं को समझाइए। देख लेते क्रम से उत्तर। तो भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की आपकी विवेचना करनी है, तो ये दिया हुआ है आपका, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। दोस्तों आपको 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, मध्य घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, ये वितरण को दिया हुआ और पूरा सॉर्ट आउट किया गया है। ओके, ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिया है, कम समय है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ना है आपको, तो फिर मैंने इसलिए पूरा सॉर्ट आउट कर दिया। ओके, भारत की जनसंख्या का व्यवसाय का संगठन और उसके वर्ग। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये हमारे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, और उनका एक लाइन में चीज़ों को समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, इसके कारण आपको बताने हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है और फिर इसके कारण भी बताया जा रहा है कि कृषि पर निर्भरता है। कृषि पर निर्भरता, कृषि कहाँ की? गाँव में ही करेंगे, क्योंकि आर्थिक कारण भी है, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण भी दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या वृद्धि के चारों प्रवस्थाओं की विशेषताएं आपको बतानी है। ये प्रवस्थाएं दी हुई हैं और की विशेषताएं दी हुई हैं, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये दिया हुआ है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों अवस्थाएं यहाँ बताई जा रही हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम बात करें 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 4 हैं, 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप यहाँ से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है और 2 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब आप नहीं पढ़ पा रहे, 2 पढ़ के आपको मैंने रखना ही रखना है। ओके, तो उनमें से एक ना एक आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन आपका आना है, तो आपसे वहाँ बन जाएगा पेपर में। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा अध्याय रह जाता है दूसरा अध्याय, उसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा अध्याय जाता है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ में देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो मानव बस्तियाँ किसे कहते हैं? महानगर किसे कहते हैं? ग्रामीण बस्तियाँ किन किन क्रियाकलापों के संलग्न रहती हैं? पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं? बुंदेलखंड एवं नागालैंड में कैसी बस्तियाँ पाई जाती हैं? ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं? पर्यटन नगरों की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए क्रम से हम सॉल्यूशन देखते जाते हैं इनके। पहला हमारा मानव बस्तियाँ किसे कहते हैं? अति लघु उत्तरीय वाले हैं, 2 लाइन में इनके आंसर आपको रहने वाले हैं। महानगर किसे कहते हैं? महानगर एक बहुत बड़ा और घना बसा हुआ शहर है जिसमें आमतौर पर कई लोगों के शहर और उपनगर शामिल होते हैं जो बड़े बड़े शहरी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ग्रामीण बस्तियों किन किन क्रियाकलाप में संलग्न रहती हैं? तो आपको बताना, ग्रामीण बस्तियों के जो निवासी होते हैं वो मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन करना, मछली पकड़ना, इन सब में जुड़े रहते हैं। पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं वो बताया जा रहा है। बुंदेलखंड और नागालैंड में कैसी बस्तियां हैं तो बताया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में बिखरी हुई और प्रकीर्ण बस्तियां देखने को मिलती है। ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं तो बताया जा रहा है, ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं कि जहां पर अधिकांश निवासी प्राथमिक। ओके, तो ग्रामीण बस्तियों में क्या होती हैं? जहाँ के जो अधिकांश निवासी प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन आदि में संलग्न रहते हैं। ओके, इनका आमतौर पर क्या छोटा हिस्सा होता है। लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे के जुड़े होते हैं। पर्यटन नगरों की 2 विशेषताएं पूछी जाए तो वो दिया हुआ है। भारत में नगरों का विकास कब से माना जाता है तो वो बताया जा रहा है। तो मैंने आपको माना जाता है सिंधु सभ्यता से माना जाता है, जहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित नगरों का प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन नगर किसे कहते हैं वो बताया जा रहा है। हिल स्टेशन या पर्यटन नगर किसे कहते हैं ये आपका दिया। सब इंपॉर्टेंट है और एक लाइन के रहने वाले हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहने वाले हैं। ओके, और पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम तक में आता है आपके ये सभी क्वेश्चन, पढ़ के आपको रखना है। भारत की जनगणना में नगरों को कितने भागों में बांटा गया है तो ये आपका दिया हुआ है। मेगा नगर किसे कहते हैं तो ये आपका मेगा नगर के बारे में बताया जा रहा है। नगरीय बस्तियों की 2 विशेषताएं दी हुई हैं, तो ये आपकी 2 विशेषताएं दी जाती हैं। पहली विशेषता आपकी, दूसरी विशेषता। ओके, फिर इसके बाद है वाणिज्य नगर को परिभाषित कीजिए। गैरीसन नगर शब्द किन नगरों के लिए प्रयुक्त होता है तो जहाँ कहाँ के लिए प्रयुक्त होता है? जैसे सैन्य सामनी जो आपकी होती है वहाँ के लिए प्रयोग होता है आपका गैरीसन शब्द। सैन्य छावनियाँ जहाँ स्थित हैं वहाँ आपके लिए गैरीसन नगर के लिए यूज होता है। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन की 2 विशेषताएं बतानी है, तो स्मार्ट सिटी मिशन की 2 विशेषताएं ये दी हुई है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये पहला ये दूसरा, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार से दोस्तों आपके जितने भी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे सभी का मैंने क्रम से आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है। ओके, अब हमारे आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, तो इन्हें और देख लेते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कोई 3 अंतर बताइए। ग्रामीण बस्तियों के बसाहट के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। गुच्छित बस्तियां किस प्रकार की होती हैं एवं किन कारकों व दशाओं पर उनका विकास होता है। 3 कारकों को दशाओं को वर्णन करना है। स्मार्ट सिटी मिशन की परिकल्पना को स्पष्ट करना है और किस शहरों के आपको नाम भी देने हैं। मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर बस्तियों का विकास कैसे हुआ संक्षिप्त में बताइए। और ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार में बांटा गया है, किसी एक प्रकार का आपको क्या है ग्रामीण बस्तियों की 2 विशेषताएं भी आपको बतानी है। क्रम से चलिए हम सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आपको आ जाए ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर।
तो इन पॉइंटों के आधार पर गतिविधि, आकार और घनत्व, इनके आधार पर आपका दिया है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर। पहले इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा सामाजिक संबंध है। तो हो जाता है हमारा ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती में 3 अंतर। ओके, 3 पॉइंटों के माध्यम से समझा दिया है। पर ग्रामीण बस्ती क्योंकि बसाहट की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो प्राथमिक गतिविधि से जुड़ा, छोटा आकार और सामाजिक जुड़ाव, आर्थिक स्थिति, ये ग्रामीण बस्तियों की बसाहट की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपका गुच्छित बस्तियां, प्रकार कारक और दिशाएं आपको बतानी है। तो आपके दिया है गुच्छित बस्तियों की प्रकार कारक दिशाएं, उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक संसाधन, सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताएं। तो यह गुच्छित बस्तियां किस प्रकार की होती हैं और किन कारकों व दशाओं में विकास होता है, तो उनके बारे में आपका दिया हुआ है। फिर आपको बताना है स्मार्ट सिटी परिकल्पना, फिर उसके बताना है, और उसके बाद आपको कुछ शहरों के नाम भी देने हैं जहां स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया है, तो वो उसके नाम भी दिए हैं। मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर, तो मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर बस्तियों का विकास आपसे, तो ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और विशिष्ट कार्य, ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट है ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार में बांटा गया है, और किसी एक प्रकार की ग्रामीण बस्तियों की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आपका दिया हुआ ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो कुछ गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, पल्ली है, बिखरी हुई बस्तियां सब हैं, और 2 विशेषताएं आपको बतानी, तो इसकी विशेषताएं दी हुई है कि गुच्छित बस्तियों में क्या होता है कि सघन बसाहट होती है, संकीर्ण गलियां होती हैं, ये उनकी विशेषताएं, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी अध्याय के आपको बस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, समय बहुत ज़्यादा कम था, फिर भी मैंने आपको क्या है ये पूरे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो देखिए, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखेंगे तो इन सभी के आपको अध्याय के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों हमारा क्या है 5 नंबर का विश्व का मानचित्र आता है, 5 नंबर का आपका भारत का मानचित्र रहने वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी 10 नंबर का। अब मानचित्र में दोस्तों आपको अपने खुद से तैयारी करनी है, कौन कौन सा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको अब तैयार करने हैं। ओके, तो गाइडों में अगर आपको मिल जाए या फिर गूगल से, इंटरनेट से आपको समय निकालिएगा। पहले तो आपको विश्व का मानचित्र आपके पास रखना है। ओके, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है दुकान से, स्टेशनरी से ले आइएगा विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र रख लीजिए लाकर, और क्योंकि आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तो आपके त्रैमासिक आगे बोर्ड एग्जाम भी आपको मैं 10 नंबर आपको देता है, 5 नंबर का विश्व का मानचित्र, 5 नंबर का भारत का मानचित्र। तो मैं कहूँगा कि आप जाकर मार्केट से लेकर रखिएगा विश्व का मानचित्र, तो भारत का मानचित्र, प्रैक्टिस करते रहिएगा। स्थान आपके ये दिए हुए हैं। ओके, इस प्रकार से तो ये आपके अभी इन्हीं देखिए टोटल कितने दिए हुए हैं। टोटल दोस्तों हम देखें, और ये भी यहाँ बता दिए कि 1 अंक आएगा, यानी आपका टोटल 5 नंबर का रहने वाला है। तो कितने कितने नाम दिए, 5 यहाँ, 5 चौको 20 आपके देखिए स्थान दिए, 20 स्थान दिए विश्व के मानचित्र में। 20 का अगर दोस्तों आप तैयार कर लेते हैं अभी त्रैमासिक में, तो 5 नंबर दोस्तों आपके 100% फिक्स हो जाएंगे। तो इनको आपको देख लेना, विश्व का मानचित्र लेकर आपको क्या है इन सभी को आपको घर में ही प्रैक्टिस कर लीजिए भर कर कि कौन कहाँ रहने वाला। 20 के 20 आपको एकदम याद होने चाहिए। इन्हीं में से कोई भी 5 आपके टीचर आपको दे देंगे, और आपका दोस्तों क्या है यहाँ से 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। ओके, अब हम बात करें भारत के मानचित्र की। तो भारत के मानचित्र में ये आपका दिया हुआ है 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10 आपको दिए हैं, 10 स्थान आपको दिए हैं भारत में। ओके, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, जैसे लिखा है जनगणना सर्वाधिक 2011 में भारत की सर्वाधिक नगरीकृत है। तो फिर इसके बाद है विशाल जनसंख्या वाला राज्य। तो विशाल जनसंख्या वाला कहाँ है राज्य, तो जो भी राज्य हो, फिर उसको पहले वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उसे कहाँ दर्शाना है वो पता होना चाहिए। तो ये आपको तैयार करके रखना है। 10 आपको ये पढ़ के रखना है भारत के मानचित्र के लिए। तो 10 में से 5 आपके आ जाएंगे, टीचर आप 5 आपको कोई देने वाले हैं, तो हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको स्थान यहाँ दिखा भी दिया है। इस प्रकार से दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरा आपको क्या है प्रयास किया है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, भूगोल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।